नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डी कोड IAS के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम लोग पॉलिटी की PT 365 को कंटिन्यू करेंगे। PT 365 में हम लोग का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। देखिए, डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा जब आया है सवाल जो टॉपिक में, तो इससे करंट अफेयर्स में आया है। तो इसमें स्टैटिक में हमने क्या पढ़ना है इससे रिलेटेड, ऑटोमेटिकली हमें स्टैटिक में इसमें से पढ़ना पड़ेगा पार्लियामेंट का जो चैप्टर दिया गया है वो बहुत बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट रेलेवेंट बन जाता है। और ख़ास करके पार्लियामेंट के ऑफिस बियरर्स कौन कौन है, ऑफिस में पोस्ट कौन कौन से, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, ठीक है। फिर एक पैनल ऑफ स्पीकर बैठते हैं, ठीक है। फिर लोकसभा के जो हेड है, जो लीडर ऑफ द हाउस है, वो कौन होते हैं। जो विप होता है, विप कौन होता है। जो हाउस ऑफ द लीडर होता है, हाउस ऑफ द अपोजिशन कौन होता है। ये तमाम चीज़ें जो हैं आपको जाननी पड़ेंगी। और ये सारी की सारी चीज़ें जो रेलेवेंट हो जाती है एग्जाम में। अब हम लोग बात करते हैं न्यूज़ में क्या है, न्यूज़ में क्यों है। सबसे पहली बात देखते हैं, दिल्ली की ये न्यूज़ है। रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट ने लोकसभा के सेक्रेटरीट से रिप्लाई मांगा है एक पिटीशन का जो उनके अगेंस्ट में फाइल होता है। पिटीशन क्या? पिटीशन ऑन द वेकेंट पोस्ट ऑफ द डेप्यूटी स्पीकर फॉर ओवर 2 years। बात को समझना, दिल्ली हालांकि एक यूनियन टेरिटरी है, लेकिन यूनियन टेरिटरी होने के बावजूद दिल्ली के पास अपनी एक असेंबली है। और उस असेंबली में स्पीकर भी होता है, ठीक है, लीडर ऑफ द अपोजिशन भी होता है, लीडर ऑफ द हाउस भी होता है, सब होते हैं। सवाल ये पूछा जा रहा है कि लोकसभा में, हम लोग लोकसभा की बात कर रहे हैं, लोकसभा में एक सेक्रेटरीट होता है। सेक्रेटरीट लोकसभा का मतलब लोकसभा के जो क्लरिकल काम होते हैं, वो सब काम, ऑफिशियल जो काम होता है, वो ये सेक्रेटरीट जो ऑफिस है वो काम करती है। तो उनसे सवाल पूछा है दिल्ली हाईकोर्ट ने। दिल्ली हाईकोर्ट सवाल पूछ रहा है लोकसभा के सेक्रेटरीट से। क्या सवाल पूछ रहा है कि देखो भाई, जो पोस्ट है लोकसभा में, दिल्ली असेंबली में नहीं पूछ रहा है, लोकसभा में जो पोस्ट है डेप्यूटी स्पीकर का, वो पिछले 2 सालों से वेकेंट क्यों है। इसी के ऊपर किसी ने पिटीशन फाइल किया है। तो स्वाभाविक रूप से 2 चीज़ें सामने आती हैं। वो ये है कि डेप्यूटी स्पीकर का पोस्ट कोई बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है। क्या उसके नहीं रहने से डेमोक्रेसी पे कोई इंपैक्ट पड़ता है? क्या उसका रहना अनिवार्य है? क्या बिना उसके रहने से लोकसभा की प्रोडक्टिविटी में कोई दिक्कत आती है? तमाम चीज़ें जो हैं विद रिस्पेक्ट टू द ऑफिस ऑफ डेप्यूटी स्पीकर एंड इट्स इंपॉर्टेंस और उसकी रेलेवेंस, उस पोजीशन की, उस पोस्ट की रेलेवेंसी क्या है, रेलेवेंट कितना है व्हेन इट कम्स टू डेमोक्रेसी। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये पूरा इस टॉपिक का जो बेस है, जो फंडामेंटल है, वो ये है। अब बात करते हैं डेप्यूटी स्पीकर और उसका इलेक्शन कैसे होता है। ये इंपॉर्टेंट है। ये स्टैटिक जैसा लगेगा आपको, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन फंस सकते हैं। हमारे लोकसभा में एक स्पीकर होता है और एक डेप्यूटी स्पीकर होता है। ये लोग प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं लोकसभा के। प्रिसाइडिंग मतलब लोकसभा में जो ऑफिस के, जो हाउस को जो प्रिसाइड करते हैं, वो स्पीकर करते हैं। स्पीकर के एब्सेंस में डिप्टी स्पीकर करता है। यानी कि अगर डिप्टी स्पीकर 2 साल से नहीं है, उसका सीट वेकेंट है, और खुदा ना खास्ता किसी कारण से स्पीकर ऑफ लोकसभा को तकलीफ हुई, किसी भी तरीके की बीमारी हुई, तो उस समय हाउस को बंद रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कोई डिप्टी स्पीकर ही नहीं है जो उनकी जगह को ले सके, जो उनके काम उनके एब्सेंस में कर सके। तो इससे नुकसान क्या होगा? नुकसान यही होगा कि मान लो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में, हमारे कंट्री में, वैसे ही हम लोग लास्ट टॉपिक में देख चुके हैं कि पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। ऐसे में अगर किसी की तबीयत खराब होना लाजमी है, हो ही सकता है, लेकिन तबीयत खराब है या फॉर एनी मैटर स्पीकर नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या पूरी की पूरी हाउस को ही बंद करना पड़ेगा जस्ट बिकॉज यू डोंट हैव द डेप्यूटी स्पीकर पोस्ट वेकेंट? वो आपको वेकेंट पड़ा हुआ है, दैट इज द ओनली रीजन कि पूरा का पूरा हाउस जो है वो फंक्शन नहीं करेगा। ये सवाल है जो कि डायरेक्टली इंडिया के डेमोक्रेसी को, डायरेक्टली भारत के ग्रोथ को, डेवलपमेंट को, इंटायर प्रोग्रेशन को रोक देता है। तो जवाब क्या दिया जा रहा है कि स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, ये दोनों प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं लोकसभा के, नंबर 1। सेकंड पॉइंट क्या है? द ऑफिस ऑफ द स्पीकर इज वेकेंट और ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ द स्पीकर फ्रॉम एनी सिटिंग ऑफ द हाउस, द ड्यूटीज ऑफ दैट हाउस शैल बी परफॉर्म्ड बाय द डेप्यूटी स्पीकर। हम लोग यही बात कर रहे थे कि जब ऑफिस ऑफ द स्पीकर किसी कारण से वेकेंट होगा, तब वो सारे ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन पूरे करता है? डेप्यूटी स्पीकर करता है। उसके बाद क्या कहा जा रहा है? आर्टिकल 94 एग्जाम में पूछ सकता है। आर्टिकल 94 के अनुसार स्पीकर रिजाइन कर सकता है, लेकिन जब स्पीकर रिजाइन करता है तो रेजिग्नेशन चिट्ठी जो है वो किसको लिखता है? वो लिखता है डेप्यूटी स्पीकर को। अब मान लो स्पीकर की तबीयत खराब है, स्पीकर रिजाइन करना चाहता है, लेकिन डेप्यूटी स्पीकर नहीं है, तो उसको कहा जा रहा है कि नहीं, अभी तुमको बैठना ही पड़ेगा जब तक डेप्यूटी स्पीकर का अपॉइंटमेंट नहीं होता है। तो ये तो स्पीकर के साथ भी जाती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आर्टिकल 94 कह रहा है कि डेप्यूटी स्पीकर का होना अनिवार्य है, जिसको स्पीकर अपना रेजिग्नेशन लेटर लिखकर देगा, और वैसे में अगर 2 साल से डेप्यूटी स्पीकर का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, तो ये तो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी है। किसके कहने पर या किसके बोलने पर डेप्यूटी स्पीकर का पोस्ट इतने दिनों से 2 साल से खाली पड़ा हुआ है? ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल 94 याद रखिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल 93, द लोकसभा एज सून एज मे बी चोज 2 मेंबर्स ऑफ द हाउस रिस्पेक्टिवली एज स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। यानी कि आर्टिकल 93 साफ तौर पे बता ही रहा है कि जैसे ही लोकसभा फॉर्म होता है, कैसे फॉर्म होता है लोकसभा? जनरल इलेक्शन के बाद। तो जैसे ही जनरल इलेक्शन के बाद लोकसभा फॉर्म होता है, उसी वक्त जितनी जल्दी हो सके ये दोनों पोस्ट को
भर देना चाहिए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का, वरना क्या होगा, हाउस की जो फंक्शनिंग है वही रुक जाती है, हाउस की जो फंक्शनिंग है वही रुक जाती है। सो दैट्स द प्रिसाइज पॉइंट। अब सवाल ये उठता है कि किस बेसिस पे डिप्टी स्पीकर या स्पीकर जो है वो काम करते हैं, वहां पे हम लोग थोड़े समय बाद आएंगे। पहले हम लोग इलेक्शन देख लेते हैं, कैसे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को अपॉइंट किया जाता है। देखिए, ऐसा कोई टाइमलाइन नहीं है कि आपको इतने से इतने समय के अंदर जो है इलेक्शन करवाना पड़ेगा। किसका? स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का। अंडर आर्टिकल 93 ऐसा कोई टाइमलाइन नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंट ऐसा टाइमलाइन फिक्स कर सकता है, ऐसा डेट फिक्स कर सकता है फॉर द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर। और जैसे ही इलेक्शन ऑफ द स्पीकर हो जाएगा, उसके बाद स्पीकर जैसे ही अपॉइंट हो जाएगा, स्पीकर अब आने वाले समय में एक डेट फिक्स करेगा डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन का। यानी कि पहले कौन किसका फिक्स कर रहा है डेट? पहले अंडर आर्टिकल 93 ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है, ऐसा कोई टाइमलाइन नहीं, दिस इज वन। लेकिन उसके बाद प्रेसिडेंट जो है फिक्स करेगा डेट फॉर इलेक्शन किसका? इलेक्शन ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा। जैसे ही ये अपॉइंट हो जाएगा, अगला काम जो है डेट फिक्स करने का ये स्पीकर करेगा। किसके लिए? एट द डिप्टी स्पीकर, क्योंकि डिप्टी स्पीकर की जरूरत स्पीकर को सबसे ज्यादा है। ठीक है, आई होप आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। सिंस द 11th लोकसभा देयर हैज बीन अ कंसेंसस दैट द स्पीकर कम्स फ्रॉम द रूलिंग पार्टी एंड द पोस्ट ऑफ डिप्टी स्पीकर गोज टू द मेन अपोजिशन पार्टी। कहने का क्या तात्पर्य है? क्योंकि हम लोग डेमोक्रेसी में जीते हैं, और डेमोक्रेसी के दिमाग में रखते हुए, डेमोक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर स्पीकर जो है लोकसभा का अपोजिशन पार्टी से ना होकर रूलिंग पार्टी से होता है और डिप्टी स्पीकर अपोजिशन पार्टी से होता है, तो तालमेल बढ़िया बैठेगा, क्योंकि एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट, जो स्पीकर का टर्म होता है या डिप्टी स्पीकर का टर्म होता है, वो कितने दिनों तक का होता है? नंबर 1, स्पीकर हो या डिप्टी स्पीकर हो, वो रिमेन करते हैं, वो ऑफिस में बैठते हैं यूजुअली 5 साल तक। वाई यूजुअली? क्योंकि लोकसभा की लाइफ टाइम 5 साल की होती है। लेकिन यूजुअली किस लिए कह रहे हैं? क्योंकि हो सकता है कई बार इमरजेंसी लग जाए, या हो सकता है कई बार इलेक्शन ना हो किसी ना किसी कारण से, तो क्या होगा? तो इलेक्शन डिले होगा, और जब तक नया इलेक्शन नहीं होता तो यही पुराने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर 5 साल से अधिक भी काम कर सकते हैं। और अगर मान लो लोकसभा में जो पार्टी पावर में है, अगर उसको नो कॉन्फिडेंस मोशन से गिरा दिया जाए तो 5 साल से पहले भी इनको निकलना पड़ सकता है। लेकिन यूजुअली, द वर्ड इज यूजुअली 5 साल। इसके बाद रिमूव कैसे करते हैं नॉर्मली डिप्टी स्पीकर को? देखिए, डिप्टी स्पीकर को रिमूव करने का एक सरल तरीका है, यानी कि एक ही तरीका है, बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन बाय अ मेजॉरिटी ऑफ ऑल दी देन मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। यानी कि उस समय लोकसभा में जितने सारे मेंबर्स हैं प्रेजेंट एंड वोटिंग, उन सबका मेजॉरिटी लिया जाएगा। ठीक है, जिसको कहते हैं इन अदर वर्ड्स इफेक्टिव मेजॉरिटी। हम लोग पढ़ चुके हैं पहले सिंपल मेजॉरिटी क्या होता है, स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है। इफेक्टिव मेजॉरिटी का मतलब ये होता है, सिंपल मेजॉरिटी में जो 50% प्लस 1 होता है वही होता है, लेकिन प्रेजेंट एंड वोटिंग, ना कि टोटल मेंबर्स का। दैट इज द इफेक्टिव मेजॉरिटी, और यही चाहिए होती है रिमूवल ऑफ द डिप्टी स्पीकर के लिए। अब देखिए, ये इफेक्टिव मेजॉरिटी वाला जो टर्म है, ये लक्ष्मीकांत में अनफॉर्चुनेटली मेंशन नहीं है, इसका डेफिनेशन भी नहीं है, तो आपको ये लिखना है, ये पता होना चाहिए कि इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या है। ठीक है, नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है वो है डिप्टी स्पीकर जो होता है वो चेयरमैन होता है किसका? बजट कमेटी का। ये सीधे तौर पे एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि जब बजट बनता है तो बजट में चेयरमैन कौन? बजट कमेटी होती है, बजट कमेटी में चेयरमैन कौन बनता है? भाई वो ऑब्वियसली डिप्टी स्पीकर ही बनेगा। क्यों ऑब्वियसली? क्योंकि अभी हम लोगों ने बात करी कि नॉर्मली जो डिप्टी स्पीकर होता है वो अपोजिशन पार्टी से होता है, और बजट कमेटी में बजट कौन बना रहा है? सरकार बना रही है। तो हो सकता है सरकार के कुछ गलत नीतियों के कारण पैसा बर्बाद हो रहा हो। अगर ऐसा हो रहा है तो क्या होगा? तो डिप्टी स्पीकर अगर बजट कमेटी का चेयरमैन होगा तो वहां पे बैठे बैठे वो कई सारी चीजों को अप्रूव कर सकता है, प्रपोजल्स को, और कई सारी चीजों को जो है वो खारिज कर सकता है। तो इन अदर वर्ड्स बजट को कंट्रोल या चेक एंड बैलेंस कर सकता है, वो तभी कर सकता है जब बजट कमेटी का चेयरमैन डिप्टी स्पीकर होगा। तो आई बिलीव आपको ये एकदम क्लियरली समझ में आ गया है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी।